आज चर्चा एक ऐसे विषय पर जिससे आज भी कई बच्चे प्रभावित हैं, लेकिन उनके माँ पिता तक को पता तक नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे ऑटिज्म के बारे में, जिसके बारे में जानकारी और जागरूकता का अभाव आज भी है। नमस्ते दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ऑटिज्म क्या है और इसे सफलतापूर्वक कैसे लड़ा जा सकता है, आज हम इस चर्चा में जानेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। ऑटिज्म एक भारी भरकम शब्द है अंग्रेजी का, जो कि लोगों पर वाकई में आजकल भारी पड़ रहा है। ऑटिज्म अगर विस्तार में जानना चाहे, आम लोग जानना चाहे, तो एग्जैक्टली ऑटिज्म है क्या और ये कितना ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है? ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक तंत्रिका संबंधी रोग है। ऑटिज्म जो है, हर बच्चा एक अपने माँ बाप के लिए अनमोल होता है और एक वैवाहिक जीवन तभी सफल हो पाता है कि जब एक संतान की प्राप्ति होती है। और जब संतान प्राप्ति के 2 साल के बाद यदि किसी माता पिता को यह पता चले कि मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो आप एक सोच सकते हैं कि एक माता पिता के ऊपर इस पर क्या गुजरती होगी। तो ऑटिज्म को मैं अपने शब्दों में परिभाषित करूंगा और ऑटिज्म के लिए मैंने एक स्लोगन भी बनाया है कि ए फॉर एक्सेप्टिंग, जो हमें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि हमें समझना ज़रूरी है कि क्या मेरे बच्चे में कोई इस प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसा कुछ है क्या। टी फॉर ट्रीटेबल, इनोसेंट सोल माइंड, यदि इस तरह के बच्चे हैं जो अलग हैं, कम नहीं हैं। बच्चों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के तहत यदि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, यही ऑटिज्म है। और ऑटिज्म का इलाज हम अपने पैथी के माध्यम से और एक अच्छी पेरेंटिंग के माध्यम से इसका सफल इलाज किया जा सकता है। ऑटिज्म के अगर कुछ मुख्य लक्षण की बात करूं, आपने ऑटिज्म का डेफिनेशन बहुत अच्छा दिया है जो आम लोग भी अब समझ पाएंगे, लेकिन ऑटिज्म के अगर मुख्य लक्षण का अगर हम लोग चाहे लोग को जानकारी मिले कि अगर कैसे पहचाना जा सकता है कि हाँ ऑटिज्म धीरे धीरे करके अब जो बच्चा है उसमें डेवलप हो रहा है, तो वो कैसे हम लोग उसको रिकग्नाइज करेंगे? ऑटिज्म के लिए सबसे पहला है कि यदि जब बच्चा, एक सामान्य बच्चा को 1.5 से 2 साल में एक सामान्य बच्चे अच्छे तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ें, शब्द, कुछ वाक्य, सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं, तो यदि माता पिता को यदि लगे कि 1.5 साल के बाद बच्चा पापा, मम्मी या छोटे छोटे वर्ड यूज नहीं कर पा रहा है, 2 साल के बाद एक बच्चा एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है, या उस चीज़ों से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या हमारी बातों को प्रॉपर समझ नहीं पा रहा है, तो हमको तभी समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है कि जिसके चलते हमारा बच्चा ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हमें ये कभी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि बच्चा 2.5 साल में बोल लेगा, इसके पापा 3 साल में बोले थे, इसके दादाजी 4 साल में बोले थे। इस तरह की चीज़ों पे हम लोग, मिथ्य पे हम लोग कभी ना जाएं। फैक्ट यही है कि बच्चा यदि 1.5 से 2 साल में आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है तो ऑटिस्टिक वो बच्चा हो सकता है। उसमें तमाम तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चा का बोल नहीं पाना, प्रॉपर सुन नहीं पाना, आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाना, अपने आप में खोए रहना, अपने आप में खेलना, लोगों से सोशल नहीं हो पाना, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाना, घर में किसी भी सदस्य हो वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को समझ नहीं पाना, कहीं ना कहीं किसी कोने में जाके खेलते रहना, हाथ का फ्लैपिंग करना, हाथ को अपने आप अलग अलग तरीके से उसका एक्सप्रेशन देना, कहीं भी हाइपर एक्टिव भी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिसमें बहुत सारे बच्चे हाइपर एक्टिविटी के तहत, बहुत सारे बच्चे जो है जो देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ गलत हरकतें करते रहते हैं, जिससे पेरेंट्स का दिन भर अटेंशन उसके प्रति मिलते रहता है उसको, और पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, कहीं भी उसको छोड़ के नहीं जा पाते हैं कि बच्चा कब क्या कर बैठेगा, कब क्या कर लेगा। तो इस परिभाषा को, यदि इस तरह के लक्षण यदि आपके बच्चे में दिख रहे हैं तो वो कंप्लीट ऑटिस्टिक है। उसको तुरंत उसका एक सिम्टम्स का उसका एक एक्सेस कराना चाहिए कि हाँ इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसके तहत हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ऑटिज्म में भी कुछ प्रकार होते हैं क्या? क्या कुछ स्टेजेस होता है ऑटिज्म बीमारी को लेकर? ऐसे आमतौर पर ऑटिस्टिक के जो लक्षण में हम लोग 5 से 7 सिम्टम्स से प्लस होते हैं। जैसे हमारे क्लिनिक में हम लोग ने 50 सिम्टम्स एक ऑटिज्म के बच्चों में हम लोग ने, पिछले मैं 10 साल से ऑटिज्म का ट्रीटमेंट मैं देता हूं, और इस तहत मैंने बहुत सारे बच्चों में आज मेरे पास करीब 600 प्लस बच्चे हैं ऑटिस्टिक, जो बच्चे हमारे ट्रीटमेंट के अंदर में है, जो हमारे 7 ब्रांच जो पैन इंडिया हैं उसके तहत, और मैं उसके तहत मैं देखता हूँ उन बच्चों को। मैंने करीब 150 सुपर बच्चों को ठीक भी किया है। इसके पूरे इस 10 साल के सफ़र में, जब ऑटिज्म को लोग जानते भी नहीं थे, तो तब से मैं इसका ट्रीटमेंट देता हूं। और ऑटिज्म को क्योंकि हम लोग दे पाते हैं क्योंकि ये मेंटल सिम्टम होता है, और मेंटल सिम्टम में होम्योपैथी की बहुत अच्छी कारगर दवाइयां हैं जो मेंटल और आपके न्यूरोलॉजिकल और आपके फिजिकल डिसऑर्डर के लिए एक प्रॉपर एक पिक्यूलर सिम्टम्स के तहत होम्योपैथिक में उसकी पिक्यूलर दवाइयाँ भी आती हैं। तो ऑटिस्टिक जो बच्चे जो होते हैं
इन लोगों का जो इलाज होम्योपैथिक से हम लोग तभी सफल कर पाते हैं। और ऑटिस्टिक जो बच्चे जो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो शिकार हैं, उसमें 50 सिम्टम्स हम लोग पेरेंट्स को देते हैं और उस सिम्टम्स को हम लोग यस और नो में हम लोग देखते हैं कि इस बच्चे में क्या सिम्टम्स है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि माइल्ड ऑटिज्म है, बहुत बार हम देखते हैं मॉडरेट ऑटिज्म भी है। तो माइल्ड में हल्के सिम्टम्स होते हैं, मॉडरेट में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। तो वो हम लोग जब उस सिम्टम्स को हम लोग लेते हैं पेरेंट्स के द्वारा कि आप इसमें कितने, इस 50 सिम्टम्स में कितने बच्चे सिम्टम्स आपके बच्चे में मैच कर रहा है, उस हिसाब से उसको माइल्ड और मॉडरेट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। माइल्ड और इनिशियल स्टेज तो आपने बताया कि किस तरीके से जब डेवलप होता है तो क्या क्या लक्षण होता है, लेकिन जब ये एकदम गंभीर रूप ले लेता है जहाँ पर बच्चे पर पर्याप्त ध्यान या फिर इलाज नहीं मिलने के कारण वो आखिर तक पहुँच जाता है, तो वो स्टेज कौन सा होता है, कब समझने की ज़रूरत है कि अब इस बच्चे को इलाज की ज़रूरत है? पिछले 10 सालों का जो मेरा अपना अनुभव है ऑटिस्टिक जो बच्चों को मैं ट्रीटमेंट देता हूं, तो उसमें जब ये बच्चे 1-2 मिलते थे, महीना में एक केस आते थे, ऐसा किसी भी दिन नहीं है कि किसी भी ब्रांच में किसी भी सेंटर पे हमारे ऑटिज्म के बच्चे प्रतिदिन न्यू पेशेंट नहीं आते हों। तो जो स्टेज की जहाँ तक जो बात है, जो डिजीज़ की बात है, उसमें ऑटिस्टिक बच्चों को 2 साल का जब बच्चा के बाद से, जैसे मैंने बताया कि 1.5 से 2 साल के बच्चों में ये लक्षण देखने को मिलने लगते हैं। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। जो अभी तक जो बच्चों को मैंने ठीक किया है ऑटिस्टिक बच्चों को, वो 2 साल 3 साल के यदि ट्रीटमेंट का इंटरनल ट्रीटमेंट में आप आ जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जैसे 5 से 8 साल के बाद जब बच्चे आते हैं तो उस केस में ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत प्रॉपर या 100% क्योर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप बच्चे में इस तरह के लक्षण देखें तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करें कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। आज 60-70% पेरेंट्स का जो मैं देखता हूँ कि वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि मेरा बच्चा ऑटिज्म है, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। तो इसलिए 2 से 5 साल के बीच में यदि बच्चे ऐसे आपको मिलें और वैसा सिम्टम्स दिखे तो इसका ट्रीटमेंट शुरुआत हो जाए तो कम से कम 3 साल लगता है, जो मेरा अपना अनुभव है। वो 3 ईयर्स में बच्चे 80%, 90%, 100% तक बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो आपने एक्सेप्टेंस का जिक्र किया है, तो सबसे बड़ी अगर चुनौती ऐसे बच्चों के लिए है या ऐसे वर्ग के लिए है तो वो है सोशल एक्सेप्टेंस। बच्चे क्योंकि जो हैं वो खेलकूद के लिए बाहर भी जाएंगे, शिक्षा के लिए स्कूल भी जाएंगे और घर में भी रहेंगे, सबसे इनिशियल स्टेज उनके ज़िंदगी का होता है। तो ऐसे में सोशल एक्सेप्टेंस तो है बड़ी चीज़ है। आपके हिसाब से आपके पास जितने मरीज़ आ रहे हैं उनको कितना सोशल एक्सेप्टेंस मिला है और इसका कितना प्रभाव बच्चे पे पड़ता है जब उन्हें समाज से या तो प्यार मिले या तो दुत्कार मिले, ऐसे स्पेशल केसेस को, या स्कूल्स में सामान्य ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर बच्चों पर सीधा सीधा क्या प्रभाव आ जाता है? सबसे पहले क्या है कि सोशल एक्सेप्टेंस तो आज लोगों को होने लगा है। और लोग पहले जब पेशेंट आते थे तो बहुत सारे पेरेंट्स जो अदर पेरेंट्स हैं, जो जिसके अच्छे बच्चे से स्वस्थ हैं, नॉर्मल हैं, और ये स्पेशल बच्चे होते हैं, इसके स्पेशल पेरेंट्स होते हैं। इस स्पेशल बच्चे के जो स्पेशल पेरेंट्स हैं, पहले बहुत ज़्यादा उन लोगों को एक सोशल एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती थी कि अदर पेरेंट्स अब इन बच्चों के साथ अपने बच्चों को खेलने नहीं देते थे। और ऑटिस्टिक के केस जैसे जैसे बढ़ते गए तो आज हर मोहल्ले में आप देखेंगे 10 बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं। हर 10 में से 15 में से 16वां बच्चा जो ऑटिस्टिक का शिकार है, जिस हिसाब से आज हम लोग देखने को मिल रहा है। तो सोशल एक्सेप्टेंस में आज धीरे धीरे लोगों को समझ में आना है कि ऑटिज्म भी कोई बीमारी है, ये ऑटिज्म का लक्षण भी ऐसा होता है। इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और आज हम लोग अपने बहुत तमाम तरह के मेडिकल कैंप्स के द्वारा, तमाम तरह के हम लोग सोशल ऑटिज्म, हमने अभी अपने झारखंड में 2 ऑटिज्म का बड़ा हमने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, जिसमें गवर्नमेंट का भी, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग को हमने दोनों को जोड़ा। और आज हम लोग समाज कल्याण विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज ऑटिज्म के सेंटर आज चल रहे हैं और हम लोग उस पर अवेयरनेस फैला रहे हैं, सिम्टम्स को फैला रहे हैं। मेरा अपना प्रयास है कि हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में ऑटिज्म के जितने भी सिम्टम्स हैं, यदि इस सिम्टम्स को प्रॉपर एक सूचीबद्ध करके उसको चिपकाया जाए, इसका पोस्टर लगाया जाए, सारे आंगनबाड़ी सेविकाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो एक हमने इसकी चिट्ठी प्रपोजल भी झारखंड सरकार को दी है कि जिससे बच्चे, एक आंगनबाड़ी सेविका को यदि पता चल जाए कि इस तरह के लक्षण से ऑटिज्म के बच्चे को शिकार होते हैं, तो वो पहले से वो जागरूक हो जाएंगे और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो फोर्स करेंगे या पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि ऑटिस्टिक ये बच्चे हैं और ये इसको सामान्य बच्चा, सामान्य लक्षण आप इसको ना माने। तो सोशल एक्सेप्टेंस तो बढ़ा है पहले से। और मैं इस तरह से सरकार से जुड़ के भी, अपने सोशल हम लोग पर्सनल ट्रस्ट के माध्यम से भी, अपने क्लिनिक कैंपेन के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऑटिज्म के लक्षण, ऑटिज्म की चीज़ों को हम लोग उसको लोगों तक हम लोग जन जागरूकता फैला रहे हैं। मैंने एक ऑटिज्म पे भारत की पहली होम्योपैथिक किताब भी लिखी है, ऑटिज्म केयर विथ होम्योपैथी, जो इस किताब के माध्यम से हम लोग इस लोगों तक ये जन जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं कि कैसे ऑटिज्म
के लक्षण क्या हैं और कैसे आप समझें कि मेरा बच्चा ऑटिज्म है। और सोशल एक्सेप्टेंस में ये कोई कंटेजियस डिजीज़ नहीं है कि आपका बच्चा किसी से संपर्क में आए तो ये इसको भी ऑटिज्म हो सकता है, लेकिन सोशल लोग, ये बच्चे अलग हैं, कम नहीं हैं, तो इसलिए इन पे हम लोग प्रॉपर ध्यान रखें तो ये बच्चे प्रॉपरली ठीक हो सकते हैं। आपने ऑटिज्म सेंटर का जिक्र किया है, तो ऑटिज्म सेंटर पे ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि घर पे अगर सेम तरीके से इलाज, अगर कोई भी मरीज़ की लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, इसको फेस करना है, तो ऐसी क्या डिफरेंस है जो घर पे रख के होता है और जो ऑटिज्म सेंटर पे दिया जाता है? डिफरेंस क्या है और ऑटिज्म सेंटर पे क्या नई तकनीकें हैं जिससे ऑटिज्म वाकई में आज के ज़माने में क्योर किया जा सकता है? मेरा अपना अनुभव है कि ऑटिज्म किसी एक, जैसे एक टेबल कोई खड़ा होता है तो उसके लिए 4 पिलर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ऑटिस्टिक बच्चों को ठीक करना है तो मुझे 4 पिलर को मैं हर एक पेरेंट्स को समझाता हूँ। मैं कहीं भी मुझे एज ए स्पीकर के तौर पर या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए या कोई भी अवेयरनेस कैंपेन के लिए बुलाया जाता है तो मैं उस अपने माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 4 पिलर ज़रूरत पड़ती है। और 4 पिलर में पहला पिलर है अच्छी पेरेंटिंग, दूसरा पिलर है होम्योपैथिक मेडिसिन, तीसरा है आपको थेरेपी में 3 तरह की थेरेपी मैं बोलता हूँ, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और चौथा योगा या मालिश। आज आप देखेंगे कि नए पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बहुत कम मालिश करते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, करने का ढंग नहीं है, क्योंकि 2 लोग वर्किंग हैं तो दोनों वर्किंग के चलते बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो योगा, बच्चे तो छोटे बच्चे 2 साल 4 साल के बच्चे योगा तो कर नहीं सकते हैं। यदि वो योगा उनको ट्रेंड किया जाए, यदि उनको मोटिवेट किया जाए तो जो भी कर पाएँ उनके लिए 7 तरह के पोजेज होते हैं जो ऑटिज्म बच्चों में फ़ायदा होता है, जो मैंने इस किताब के माध्यम से लोगों के अवेयरनेस के लिए मैंने इसको लिखी है। इसकी मैंने करीब 10,000 पुस्तक अभी तक मैं फ्री लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। साथ ही साथ थेरेपी की जो बात करते हैं हम लोग, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आपको थेरेपी भी देना बहुत ज़रूरी है। केवल थेरेपी से ना बच्चा ठीक हो सकता है, ना ही केवल होम्योपैथिक मेडिसिन से बच्चा ठीक हो सकता है, और ना ही अच्छी पेरेंटिंग से केवल ठीक हो सकता है। जब तक ये चारों का कॉम्बो, जब तक ये चारों पिलर को हम लोग मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये बच्चा कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकता है। जैसे एक पेरेंट्स को अच्छी पेरेंटिंग में क्या है कि जैसे कब सोएगा, कब जगेगा, कब वो थेरेपी जाएगा, कब वो पढ़ेगा, कब वो टीवी देखेगा। थेरेपी में क्या क्या शामिल होता है, थोड़ा और बताइए। स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब स्टेट में हर एक सिटी, बड़े बड़े सिटी में इस तरह के ऑटिस्टिक सेंटर है या स्पीच एंड बिहेवियर थेरेपी सेंटर हैं, जो इसके माध्यम से आप बच्चों को 1 घंटे की थेरेपी दी जाती है, जिसमें स्पीच कैसे दिया जाए, आपका बच्चे की स्पीच थेरेपी कैसे हो, बिहेवियर उसका चेंजिंग कहने के बिहेवियर थेरेपी उसका कैसा हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसा हो, कब उसका बोल चाल ढंग उसका कैसे वो चीज़ें उसकी ठीक हो। इसके लिए थेरेपी देना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे उसका मेंटल और फिजिकल एक तरह का उसका एक्सरसाइज होता है जो बच्चों को इस बीमारी से दूर कराता, ठीक करता है। साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो मैं बात करूँगा, तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो कम्प्लीटली मेंटल पे आधारित मेडिसिन हम लोग जब चलाते हैं तो मेरा अपना मानना है कि ऑटिज्म की एकमात्र यदि कोई मेडिसिन है कि यदि किसी पैथी में है वह है होम्योपैथी में है, क्योंकि जितने सिम्टम्स और जितने मेंटल आपके लक्षण हैं, जितनी डीप मेडिसिन यदि होम्योपैथिक में है और किसी साइंस में ऐसी डीप मेडिसिन और एक सिम्टम्स के लिए वो मेडिसिन आपके अन्य पैथी में नहीं है, जो अन्य पैथी भी इस चीज़ को समझते हैं। और अच्छी पेरेंटिंग, ये चारों चीज़ की यदि कॉम्बो बना के चलें तो बच्चे 100% ठीक होते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ठीक हैं जो आज 92% मार्क्स ला रहे हैं, जो आज बच्चे बोल पा रहे हैं, जो बच्चा कुछ नहीं बोलता था आज वो मंत्र पढ़ता है, आज वो गायत्री मंत्र पढ़ता है, आज वो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ता है। ऐसे तमाम तरह की चीज़ें हमारे सोशल और फेसबुक साइट पे आपको मिल जाएगा कि जो बच्चे हमारे यहाँ ठीक हुए हैं, और ये चारों का कॉम्बिनेशन बना के हम लोग बच्चों को ठीक कर पा रहे हैं। आपने बहुत सारी जानकारी दी है, पर एक और शब्द है मुख्य जो डिजिटल पे काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, डिजिटल मीडिया पे तो रोटेट हो रहा है, विच इज़ डिजिटल ऑटिज़म। ये ना शब्द जो है बहुत तेज़ी से लोगों के कान तक जा रहा है, ये है क्या और इससे कितने बच्चे ग्रसित हो रहे हैं? क्योंकि डिजिटल में तो आजकल हर अगला बच्चा जो है वो शामिल है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप लेकर। तो डिजिटल ऑटिज़म जो है वो कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, एग्जैक्टली है क्या, और इससे हर आम पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे बचाए, और क्या हिदायत आप चिकित्सक की ओर से देना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा कारण है आज जो बच्चे, आज ऑटिज्म का यदि कोई मुख्य कारण एक माना जाएगा वो है, सबसे बड़ा कारण है वो डिजिटल ऑटिज्म जो है आज सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आज पेरेंट्स के पास पेशेंस नहीं है। आज जो भी हमारे जो नवविवाहित जोड़े हैं, जो नवविवाहित जो पेरेंट्स हैं, वो उनकी जब बच्चे पैदा होते हैं, एक तो बच्चा हम लोग लेट से पैदा हो रहा है बच्चों को, आज बच्चे पैदा करने में बहुत तरह की तमाम तरह की दवाइयाँ, केमिकल्स, हार्मोनल दवाइयाँ चलती है। साथ ही साथ जब बच्चा पेट में होता है तो जैसे आपने अभिमन्यु का नाम हम लोग सब लोग जानते हैं, अभिमन्यु ने बहुत सारी चीज़ें कहाँ से सीखी, तो माँ के कोख से सीखी। तो पहले हम लोग देखते थे कि जब बच्चा
जब औरतें कंसीव करती थीं तो उनके घर में बड़े बड़े हंसता हुआ बच्चे का फोटो हम लोग पोस्टर लगाते थे, ताकि उस 9 महीना जो प्रेगनेंसी के दौरान, जो गर्भावस्था के दौरान 9 माँ को एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, मेंटल स्वास्थ्य अच्छा मिले, फिजिकल स्वास्थ्य अच्छा मिले, या फिर उसको मैके भेज दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि हर एक पेरेंट्स कोई वर्किंग है, हर घर में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, हर किसी के लाइफ से अपनी दुगनी इच्छा है, तो इसमें क्या है कि आज हर लोग इसके स्ट्रेस के चलते सबसे तो पहले वो कहीं ना कहीं इफेक्ट वो गर्भावस्था में ही होता है। जी जी जी। आफ्टर गर्भावस्था जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पेरेंट्स के पास समय अभाव के चलते, या पेरेंट्स इतना समय बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते बच्चों में क्या है कि जब से बच्चा रो रहा है, नहीं खाना खा रहा है, तो हम लोग फट से मोबाइल दिखाने लगते हैं। मोबाइल दिखा के हम लोग खाना खिलाते हैं, मोबाइल दिखा के हम लोग सुलाते हैं, मोबाइल दिखा के हम लोग उसको रोना चुप कराते हैं। पहले के पेरेंट्स थे कि अपने बच्चा को, मेरा बाबू को क्या हो गया, मेरा बाबू सोना क्यों रो रहा है, हम लोग उसको एक अच्छी एक हर्ट फीलिंग के तहत उसको गले लगा के, चिपका के, उसको बहुत तरह की चीज़ों से करके उपाय, तरह तरह के हम उसके साथ उपाय करके, कभी घोड़ा बन के, कभी भालू बन के, कभी उसको बिल्ली बन के, हम लोग तमाम तरह के उसको मेंटल खेल खेलते थे, इमोशनल थेरेपी जो हम लोग देते थे, जिससे बच्चे में अलग अलग तरह की एक वाइब्स आती थी और बच्चे मेंटल हेल्थ उसका जो है काफ़ी अपग्रेड रहता था। अभी क्या है, तुरंत पेरेंट्स हाइपर हो जाते हैं, बच्चा थोड़ा सा क्यों रो रहे हो, एकदम चुप रहो, इस तरह की जो हाइपर जो हम लोग एक्टिविटी जो पेरेंट्स दिखाते हैं, उसके बच्चे पे मेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत ज़्यादा बच्चा रोता है तो हम लोग फट से मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट हो गया वो जी। जो बच्चे के साथ सोशल इंटरेक्ट होना चाहिए था, दादा दादी के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए था, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए था, वो इंटरेक्शन उसकी खत्म हो जाती है। और वो क्या होता है, वो उस दुनिया में चला जाता है जहां उसको बाहर की दुनिया नहीं दिखती है, बस वो 6 इंच के स्क्रीन में वो घुस जाता है, जिसके चलते वो डिजिटल अरेस्ट हो जाता है। और उसके तमाम तरह की वो बोलना, समझना, बाहर की फीलिंग्स, मम्मी की फीलिंग्स, इन्वायरमेंट फीलिंग, सोशल फीलिंग सब खत्म हो जाती है, और वो मोबाइल में जो दिखता है उसी दुनिया में रह जाता है। और वो जब वो सोता है तो वो वही सब चीज़ें उसके दिमाग में चलते रहती हैं, जिसके चलते आज बच्चे डिजिटल के चलते, कंप्यूटर के चलते, लैपटॉप के चलते, आज हम लोग सोशल भी, हम लोग का रिलेशन बहुत ही वीक हो गया है कि हम अगल बगल फ्लैट में रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसके बच्चे के साथ दोस्ती, आज हम लोग बहुत कम कर लिए हैं। एक बहुत बड़ा कारण है इस डिजिटल का भी, कि जिससे बच्चे आज ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और जो भी पेरेंट्स हैं इस तरह की चीज़ों से यदि बचें और बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। यदि मोबाइल देना ही है बच्चा को, आधा 1 घंटा मोबाइल आप दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर दीजिए और टीवी में उसको जोड़ दीजिए। जो भी आधा 1 घंटा बच्चा एंटरटेनमेंट के लिए जो भी देखना चाहता है या कुछ ज्ञान की चीज़ें सीखना चाहता है, वो उससे सीखे, जबकि 6 इंच के स्क्रीन से उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके हम ऑटिस्टिक बच्चों को, ऑटिस्टिक बीमारी से, ऑटिज्म बीमारी से हम उसको बचा सकते हैं। एक तरफ क्या आज के जनरेशन में ये भी है कि डिजिटल मीडिया के प्रति लोग को जागरूक किया जा रहा है, जहाँ स्कूल्स में अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर वो टेस्ट वगैरह के लिए नहीं आ सकते हैं तो वो या तो सोशल मीडिया मोबाइल के माध्यम से कनेक्ट करे, गूगल मीट हो या किसी माध्यम से कनेक्ट करे, या टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं, या फिर वीडियो लर्निंग्स हो गया, ई लर्निंग हो गया, इसके प्रति भी जागरूकता हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कम तो नहीं होता दिख रहा है, बढ़ता दिख रहा है समाज में, और बढ़ेगा इसका इस्तेमाल। तो ये जो थिन लाइन है कि उसका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, इसके लिए क्या मैसेज है पेरेंट्स को? पेरेंटल लर्निंग में आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि ऑटिज़म जो आपने बताया, डिजिटल ऑटिज़म भी लोगों पर हावी हो रहा है, बच्चों पर हावी हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया की ओर बच्चों को बढ़ना ही है, लेकिन वो जो बीच का थिन लाइन है वो लोग कैसे मेंटेन रखें, जागरूकता और पेरेंट्स में कैसे आए, पेरेंटल लर्निंग और कैसे बढ़ पाएगा? सबसे पहले क्या है कि हम लोग, जैसे बच्चा जब कंसीव होते हैं, जो माँ कंसीव, एक औरत जो कंसीव होती है, जब वो गर्भावस्था में आती है, तो उस समय से उसके मेंटल हेल्थ और उसके आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छा रखना, यह एक हर एक पेरेंट्स का एक ड्यूटी है। चाहे उसके दादा दादी की ड्यूटी है, चाहे उसके नाना नानी की ड्यूटी है, या उसके हस्बैंड की ड्यूटी है कि उसको एक अच्छा एक माहौल दे, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे। साथ ही साथ जब बच्चा पैदा लेता है तो आज जो भी हम लोग डिजिटल जो वर्क कर रहे हैं, वो आफ्टर डिजिटल जो वर्क हम लोग कभी भी क्लासेस वगैरह है, वो क्लास 6-7 के बाद या 6-7 साल के बाद ही ये सब चीज़ों को हम लोग उपयोग होता है, चाहे क्लासेज हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ऑनलाइन कुछ भी हमारा जूम मीटिंग हो, XYZ जो भी चीज़ हम लोग डिजिटल जो वर्क करते हैं। लेकिन जो 0 दिन से लेके 0 डेज से लेके और यदि 5 साल तक बच्चों का यदि हम लोग प्रॉपर केयर करें तो बच्चा ऑटिस्टिक होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑटिज्म होने का ये समय यही है कि 0 दिन से लेके और 5 साल के बीच में, उस समय कोई भी डिजिटल आपकी कोई भी नीड नहीं है कि जिसकी करना आपके लिए ज़रूरी है जी। लेकिन हम लोग उसकी नीड बना देते हैं कि बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे दो, बच्चा यदि खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दे दो, बच्चा को मैं कहीं समय नहीं दे पा रही तो मोबाइल में देख के हम अपने किसी काम में इंगेज हैं या हम दूसरे मोबाइल पे इंगेज हैं। ये चीज़ें हम लोग को रोकनी पड़ेगी।
0 दिन से लेकर 5 साल के बीच में जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इस समय को यदि हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज और प्रॉपर एक पेरेंट्स का जो टाइम जो होना चाहिए, यदि हम एज ए पेरेंटल अच्छी टाइमिंग बच्चों को देते हैं तो कभी बच्चे ऑटिस्टिक नहीं होंगे। ये तो कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और 0 दिन से यदि हम 5 साल तक के बच्चों को यदि प्रॉपर हम समय दे दिए, अच्छे से उसकी पेरेंटिंग दे दिए, एक अच्छा माहौल दे दिए, एक सोशल इन्वायरमेंट दे दिए, पार्क में हम उसके साथ लेके जाएं, उसको अच्छा एक ब्रह्म मुहूर्त हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में बच्चा उठे, पेरेंट्स भी उठें और जाके उसको पार्क में घुमाएं, स्वच्छ हवा दें, एक स्वच्छ माहौल दें, तो कभी बच्चे ऑटिस्टिक हो ही नहीं सकते। तो ये 5 साल के बाद के लिए वो अलग पैटर्न है, लेकिन 5 साल तक हम अपने बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग दे दिए तो कभी बच्चा हमारा ऑटिज्म नहीं होगा। तो क्या ऑटिज्म में अगर खास ख्याल रखा जाए तो बचा जा सकता है? 100% बचा लेकिन जेनेटिकली क्या ये कैरी होकर आता है? ऑटिज्म में ऐसा कुछ है क्या? मेरा अपना मानना है कि जेनेटिकली डिसऑर्डर ऑटिज्म होता नहीं है। जेनेटिकली डिसऑर्डर होता नहीं है तो सब आपका लाइफ स्टाइल डिजीज है ये। और लाइफ स्टाइल में आप कहेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ स्टाइल में यदि आपका बच्चे के साथ अच्छा एक इंटरेक्शन यदि पेरेंट्स का ना हो तो ही बच्चे को ऑटिस्टिक हो सकती है। और डिजिटल अरेस्ट से हम लोग बच्चों को बचा लें, डिजिटल ऑटिज्म से बचा लें, डिजिटल वर्चुअल चीज़ों से हम लोग बचा लें तो बच्चों को कभी ऑटिज्म नहीं होगी। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता नहीं है। तो अब एक ये ग्राफ हम लोग जानना चाहेंगे कि जितने भी ऑटिज्म के बच्चे हैं उनमें कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है? क्या पहले 2-3 साल के मुकाबले ये ग्राफ गिरा है या और बढ़ा है? ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनमें क्या कम ऑटिज्म से ग्रसित हो रहे हैं बच्चे या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? अभी क्या स्टेटस है और क्या लोगों में और ये फैलता दिख रहा है या कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है लाइफस्टाइल? कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव ग्राफ में? एक छोटा सा यदि मैं अपने ग्राफ के तहत, ये तो सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट के आंकड़ा के तहत हम लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हमारा जो समाज कल्याण विभाग है जो इसको इसका एनालिसिस करता है कि ऑटिस्टिक क्या लक्षण। लेकिन यदि मैं अपने क्लिनिक के माध्यम से इसको आंकड़ा देना चाहूँगा तो 2020 के पहले, जब कोविड से पहले, इसकी संख्या 1 से 2% थी, ऑटिस्टिक बच्चे होते थे। लेकिन अभी ये संख्या जो है 10 to 20% के बीच में वेरी कर रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड जो पेरेंट्स कंसीव हुए, जो बच्चे जो पैदा भी हुए, उस बच्चों में ज़्यादा देखा गया कि वो बच्चे सेपरेट हो गए सोशल से। 2 साल तक किसी से मिलना जुलना नहीं रहा, कोई सोशल अवेयरनेस नहीं रहा, कोई सोशल खेल गेम, सबसे हम लोग दूर हो गए। इसके चलते बच्चे घर में बच्चे बंधे रहे और किसी से मिलना जुलना बंद हो गया। इसके बाद ये बहुत तेज़ी से इजाफा इसका हुआ है और अभी 10 to 50% का जो है उसका जस्ट अभी आज के डेट में आप कह सकते हो डबल चल रहा है, क्योंकि आज हर एक दोनों पेरेंट्स जो है आज वर्किंग है। आज हम लोग एकल फैमिली में जी रहे हैं, कोई घर में कोई अदर सदस्य नहीं है। बहुत बार हम लोग अपने मेड के माध्यम के भरोसे में बच्चों को छोड़ देते हैं, डे केयर में बच्चों को छोड़ देते हैं। बच्चे सोशल इंटरेक्शन से बच रहे हैं। पेरेंट्स यदि 5 बजे 6 बजे 7 बजे ऑफिस से लौटते हैं तो बच्चों को बहुत कम समय दे पा रहे हैं। फिर सुबह उसकी वही भागा भागी लाइफ है, 4 घंटा 3 घंटा हम लोग बच्चों को समय दे पाते हैं। इसके चलते आज बच्चे ऑटिस्टिक के शिकार ज़्यादा हो पाते हैं। हम बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, बच्चे भी सोशल चीज़ों को समझ नहीं पाते। एक सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ा डॉक्टर, एक अच्छी पेरेंटिंग एक माँ बाप ही दे सकता है, एक माँ बाप ही उसके लिए होता है उस बच्चे के लिए। तो यदि ये यहाँ मिसिंग होगी तो बच्चे तो ऑटोमेटिक ऑटिस्टिक होंगे ही होंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना और एक प्रॉपर, जब भी हम कंसीव हों, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत 5 साल कौन मेल या फीमेल, माँ या पापा, कौन उस बच्चों को ज़्यादा समय देगा, उस पर ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर भी एक आपसी समझ होनी चाहिए एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कि यदि दोनों हम लोग वर्किंग हैं तो कौन इसको ज़्यादा समय कैसे दे सकता है, कैसे हम लोग समय चुराएं, कैसे अपने दादा दादी को जोड़ें, कैसे नाना नानी को जोड़ें। घर में और भी हम लोग एक एकल फैमिली के तहत हम लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग कैसे रहें कि मेरे बच्चे पे किसी प्रकार की एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ना आए। आपने ये तो बहुत खूबसूरती तरीके से बताया कि इलाज तो वाकई में उपलब्ध है, अगर लाइफस्टाइल बदला जाए और पेरेंट्स को खास तौर पे बच्चों से ज़्यादा अगर पेरेंट्स ध्यान दें तो उनके बच्चे इस बीमारी से बच सकते हैं। पर अगर थोड़ी सी और, जैसे कि आप चिकित्सक के रूप में अगर बात करें, आपके पास मरीज़ों में इजाफा हुआ है, और कितना प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए, किस तरीके से और आगे कदम उठाया जाए ताकि जो इमोशनल लर्निंग है, अगर बच्चे घर के बाहर कदम रखते हैं तो उनको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मदद मिल सके और वहाँ से भी क्योर जो है निकल सके, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बाहर अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, कहीं भी बच्चों पे और क्या प्रचार प्रसार किया जाए, जागरूकता किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है? भारत में भी 2 ही माध्यम हैं, एक सरकार के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से। ये दोनों माध्यम से ही हम किसी भी चीज़ को एक जनमानस तक पहुँचा सकते हैं। यदि हर एक राज्य सरकार यदि ये चाहे, क्योंकि मैंने इसके लिए मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने उसको भी चिट्ठी लिखी है कि एक ऑटिज्म डे केयर सेंटर हर एक राज्य में खुले, जिससे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं और उसको उन बच्चों को एक डे केयर की सुविधा मिले, जो
वर्किंग है। साथ ही साथ मैंने झारखंड सरकार को मैंने एक चिट्ठी लिख के मैं झारखंड सरकार का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि यहाँ CIP में झारखंड का पहला एक ऑटिज्म डे केयर हम लोग ने खुलवा पाए हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी अभी सुविधाओं की कमी है। एक डॉक्टर वहाँ बैठती हैं, लेकिन अभी उसके लिए भी प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। मैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से भी मैं इसको आंगनबाड़ी तक लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि लोगों तक, एक जनमानस तक ये चीज़ें पहुँच सके और हम ऑटिज्म जो है लोगों तक हम अवेयरनेस को फैला सकें और इसके सारे सिम्टम्स और लक्षण को हम लोग जनमानस तक लेके जा सकें। तो ऑटिज्म के बच्चों के लिए कुछ स्पेशल आहार भी है क्या? क्या न्यूट्रिएंट्स उनमें जाना चाहिए ताकि वो और स्ट्रॉन्ग फिजिकली रहे? मेंटली तो आपने जिक्र किया कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, खास बहुत काउंसलिंग, बहुत सारी थेरेपीज़ इनको लगती है। वैसे अगर आहार की बात करें तो कोई ठोस चीज़ जो इनको बहुत ज़्यादा मदद हो उनके एकदम इनिशियल स्टेजेस से? मेरा अपना मानना है कि इनिशियल स्टेज से हम लोग चलना चाहते हैं तो जंक फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, पैक्ड फूड, इन बच्चों को सेवन से बचाएं, बाहरी चीज़ों से बचाएं, खान पान से, नेचुरल फूड दें। मेरा प्रयास है कि बच्चे जब हम भोजन लेने के स्थिति में जब आ जाएं, 2 साल का बच्चा जब अच्छे से अनाज, 1.5 साल का बच्चा जब अनाज खाना शुरू कर दे तो 50% कुक्ड फूड और 50% अनकुक्ड फूड का एक हैबिट बचपन से ही डालें। ड्राई फ्रूट्स वगैरह का सेवन कराएं। जो भी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल खान पान है, जो नेचुरल जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, जो उन चीज़ों से बच्चों को हमेशा इंटरेक्ट रखें। बाहरी चीज़ों से हम लोग इंटरेक्शन कम रखें। कोई जूस भी दें तो हम लोग पैक्ड जूस ना दें, नेचुरल जूस हम लोग घर पे निकाल के उसको दें। खाने पीने में फाइबर फूड्स की मात्रा उसको ज़्यादा से ज़्यादा दें और खाने का टाइमिंग और सोने की टाइमिंग एक फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं, जिसके चलते कोई भी हो, बच्चा हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, आज हम उस बीमारी के शिकार ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन लाइफ जिए और इस तरह के फूड्स को सेवन यदि हम लोग करें, हरी सब्जियाँ हम लोग उसको सेवन कराने का प्रयास करें। अच्छा कुक्ड खाना बनाएं। आज मैक्सिमम घर में प्रॉब्लम है कि आज लोग माँ जो है खाना अच्छा नहीं बना पाती है, इसलिए बच्चे आज चाइनीज़ फूड की तरफ उसके झुकाव ज़्यादा हो रही है। तो वो लोग भी अच्छा कुक्ड खाना खिलाएं और बच्चों को स्वस्थ रखें। तो आपने जाना कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो ऑटिज्म से ग्रसित हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, किस तरीके से उसको पूर्ण किया जा सकता है और सही समय पर रोका जा सकता है। और सबसे इनिशियल स्टेज अगर ऑटिज्म जो है डेवलप होने का है वो है बच्चे का डे 0 से लेकर एज 5 तक, 5 वर्ष तक सबसे ज़्यादा जो है बच्चे पे ऑटिज्म हावी होता है और इसका इलाज है, सफलतापूर्वक जो है इलाज किया जा सकता है और जो बच्चे जो हैं ऑटिज्म मुक्त हो सकते हैं। आपकी जानकारियाँ जो हैं सारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और ये उम्मीद करती हूँ कि सारे दर्शकों के लिए ऑटिज्म से जुड़ी जितनी भी जानकारी दी गई है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती है ताकि बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म मुक्त रह सके। तब तक के लिए इतना ही। दूरदर्शन झारखंड में स्वास्थ्य चर्चा के अगले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। जोहार।